बड़े अरसे बाद एक ऐसे इज्तिमा में आया हूँ जहाँ पे असली वाले सियासी कारकुन मौजूद हैं। लेकिन और एक और खुशी की बात यह है कि आज के इस जलसे में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। बज़ाहिर पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, लेकिन ये भी एक असली सियासी कारकुन है। लेकिन ये मैंने राना साहब की जो थोड़ी सी तारीफ की है, इसकी एक वजह है। वजह यह, राना साहब एक मसले में फंस गया हूं मैं राना साहब एक मसले में फंस गया हूं। मसला पता है क्या राना साहब? मसला ये हुआ है कि अभी जब मैं इधर आ रहा था तो ये बाहर मुझे एक बुजुर्ग सियासी कारकुन मिले। उन्होंने मुझे पहले गले से लगाया, फिर मेरा माथा चूमा और फिर कहा कि बेटा जी, आपने आज ख्वाजा रफ़ीक शहीद की बरसी पर वही तकरीर करनी है जो आपने 30 साल पहले टाउन हॉल में की थी। मैं कहा बुजुर्गों, ओ बुजुर्ग पीछे बैठा है, ओ पीछे बैठा है। मैंने कहा बुजुर्गों, वो तो बड़ी सख्त तकरीर थी और उस वक्त तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी नहीं थी। आज तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी है और सलमान भाई वजीर भी है, तो वो तकरीर मैं कैसे करूं? तो उन्हें कहा तेनू कसम पा रहे हैं पुत्रा, ओए असल गल दस दे, वजीर वजूर भूल जा सारे अज। तो मैं राना साहब फंस गया। उन्हें कसम पाती, बाबा जी पीछे बैठे, बुरा ना मनाना। तो जब मैं हाल के अंदर आया, मैं बैठ गया स्टेज पे। अब स्टेज पे मेरे साथ एक और बंदा भी बैठा हुआ है, मसला नंबर 2, और वो पता कौन है? गुलाम हुसैन शाहिद। और मैंने कहा यार गुलाम हुसैन शाहिद, तुम वही हो ना 1997 में तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने टिकट दिया MPA का, फिर वापस ले लिया, उसके बाद कभी तुम्हें दोबारा टिकट मिला? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम असली सियासी कारकुन हो, इसलिए तुम्हें यह टिकट नहीं देते। तो किसी असली सियासी कारकुन को भी टिकट मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर को नहीं मिलती। और हो सकता है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग पंजाब के सदर रहे और बाख्तियार सदर रहे, तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में आप में से बहुत से लोगों को शायद टिकट मिल जाए, और अगर ना मिले पार्टी छोड़ देना है। ओ भाई, गुलाम हुसैन शाहिद नहीं बनना आपने। वजह यह है कि ख्वाजा रफ़ीक साहब जो है ना, अब उनकी बात करता हूं मुझे पता है आप सबका महबूब कायद है ख्वाजा साद रफ़ीक, ठीक है? मेरा भी महबूब है, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक के जो वालिद साहब हैं, ख्वाजा रफ़ीक साहब की भी गल सुन लो ना। अच्छा, अब अगर आप नारे लगाएंगे मैं बातें ज्यादा सख्त करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि ख्वाजा रफ़ीक साहब ने तो मुझे यही सिखाया भाई। ख्वाजा रफ़ीक साहब ने मुझे क्या सिखाया? तहरीके पाकिस्तान के कारकुन तहरीके पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए, गुरदासपुर जेल में बंद रहे, और ये नहीं था कि कोई आम से खानदान से ताल्लुक नहीं था भाई, बड़े अमीर घराने से ताल्लुक था। और ये जो तस्वीर लगी हुई है, इसमें भी उन्होंने टाई पहनी हुई है, तो मैं भी इस वजह से टाई पा के आया। ख्वाजा रफ़ीक साहब जब इस्लामिया कॉलेज अमृतसर की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, तो MA कॉलेज अमृतसर के जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो मुझे एक दफ़ा एक सिख ने बताया, अमृतसर का सिख था पुराना, उसने कहा उसकी टाइयाँ बड़ी मशहूर थी, टाई बड़ी अच्छी पहनता था और मुंबई से उसकी टाई आती थी, जो अब मुंबई है। और फिर वो जब पाकिस्तान बन गया
तो पाकिस्तान बनने के बाद जब मुस्लिम लीग को जागीरदारों ने हाईजैक कर लिया तो सोहरवर्दी साहब जो है उन्होंने अलहदा पार्टी बना ली अवामी लीग। तो ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं जिन्होंने जिस पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया, जब उस पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और वो पार्टी जो है उस पर जागीरदारों का कब्जा हो गया, तो ख्वाजा रफ़ीक ने मुस्लिम लीग छोड़ दी, अवामी लीग में आ गए। और अवामी लीग में आए और फिर जब मोहतरमा फातिमा जना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो कायदे आज़म का वो सिपाही ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक जो है वो उस जनरल अयूब खान, उस फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले पे खड़ा हो गया और कायदे आज़म की बहन के साथ उन्होंने फैसला किया कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। और जब फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था तो ख्वाजा रफ़ीक बोलता था। और फिर फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलने के इल्ज़ाम में ख्वाजा रफ़ीक साहब को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मोहसिन दावड़ नज़र आया। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसा गद्दार ख्वाजा रफ़ीक था वैसा ही एक और गद्दार मोहसिन दावड़ आपने बुलाया है। और भी कुछ गद्दार मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन फिर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ख्वाजा रफ़ीक की। फिर ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं अयूब खान के मुकाबले पे जब मोहतरमा फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा तो शेख मुजीबुर रहमान मोहतरमा फातिमा जना का ईस्ट पाकिस्तान में पोलिंग एजेंट था और वेस्ट पाकिस्तान में ख्वाजा रफ़ीक साहब उनकी इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे। लेकिन मोहतरमा फातिमा जना को इलेक्शन में धांधली के जरिए शिकस्त दी गई, अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। और फिर 6 नुकात पे शेख मुजीब के साथ ख्वाजा साहब का इख्तलाफ हो गया। तो वो ख्वाजा रफ़ीक जिसने पहले मुस्लिम लीग छोड़ी अवामी लीग में आया, तो फिर जब 6 नुकात पे शेख मुजीब से इख्तलाफ हुआ तो राना साहब उन्होंने अवामी लीग भी छोड़ दी और वो PDP में आ गए नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ। और उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह खान से भी इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी बना ली। ये शायद आपको ना पता हो, आखिरी दिनों में ख्वाजा रफ़ीक साहब ने पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी बना ली थी। तो मैंने आपको ये छोटी सी हिस्ट्री इसलिए बताई है कि जो असली सियासी कारकुन होता है ना, आप जैसा असली सियासी कारकुन, वो अपने असूल पे सौदेबाजी नहीं करता। और सिर्फ एक मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जरा अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए कि अगर आज ख्वाजा रफ़ीक साहब जिंदा होते तो क्या वो हुकूमत के किसी वजीर के इस बयान पर चुप रहते कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है और बड़ा कामयाबी से चल रहा है? भाई, जिस आदमी ने जमहूरियत और आइन की पासदारी के लिए, जिसने इंसानी हकूक़ के लिए अपनी जान दे दी, क्या वो ख्वाजा रफ़ीक ये बर्दाश्त करता कि मुस्लिम लीग की हुकूमत हो और कोई कहे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये असली सियासी कारकुनों का इज्तिमा है और असली सियासी कारकुनों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और इस मुल्क की सियासत में आपने भी किरदार अदा करना है तो हाइब्रिड सिस्टम में सियासी कारकुन की कोई गुंजाइश नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम में तो मुफाद परस्त लोग जो हैं वही जो है वो आगे आते हैं। हाइब्रिड निज़ाम में बहुत कम लोग जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ राना सनाउल्लाह साहब पहुँचे हैं। तो असली जमहूरियत की कामयाबी ये है कि आप सब वहाँ पहुँचे जहाँ राना सनाउल्लाह साहब पहुँच गए और राना साहब की ये जिम्मेदारी है कि ये आपको वहाँ लेके जाएं जहाँ तक वो खुद पहुँचे हैं। और मुझे यकीन है कि एक ऐसा ख्वाजा रफ़ीक
जो शोरश काश्मीरी का दोस्त था, जो हबीब जालब का दोस्त था, तो उसकी याद में अगर ये एक इज्तिमा हो रहा है तो इसमें ये जो थोड़ी सी मैं तनकीदी बातें कर रहा हूँ, वो बुज़ुर्ग पीछे बैठा है, उसने मुझे कसम डाल दी है। बात तो मैंने पहले भी करनी थी लेकिन थोड़ी एहतियात से करनी थी, लेकिन बुज़ुर्गों ने कसम डाल के तो वो एहतियात की सारी जंजीरें तोड़ दी हैं। तो इसलिए ख्वाजा रफ़ीक साहब के एक दोस्त हबीब जालब थे और उन्होंने उस ज़माने में एक शेर कहा था, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान हो गए कमीने लोग। ये उस ज़माने की बात है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि ये हमारा पाकिस्तान आगे जाए, इसमें जमहूरियत मजबूत हो। ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है ये तब्दील हो जाए, लेकिन ये सिस्टम ऐसे तब्दील नहीं होगा। हाइब्रिड सिस्टम में ये तब्दीली नहीं आ सकती। ये तब्दीली उस वक्त आएगी जब आप लोग असेंबलियों में पहुंचेंगे। और आप कैसे पहुंचेंगे, ये आपको राना सनाउल्लाह ने और साद रफीक ने लेके जाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। एक और भी मसला है, ये बैठा है मसला ज़हीम कादरी। अब ज़हीम कादरी जो है वो आपको पता है, याद है, भुलिया तो नहीं, 14-15 साल परवेज़ मुशर्रफ का दौर और उसके बाद के मुश्किल साल, जब मुस्लिम लीग नून बड़े मसाइल का शिकार थी, जबर और आमरियत का सामना कर रही थी, जब राना सनाउल्लाह साहब को अगवा करके तशद्दुद किया जाता था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में नवाज शरीफ का तर्जमान कौन था? ज़हीम कादरी। अब आप इसको ढूंढते होंगे किधर गया है, और ज़हीम कादरी किधर गया भाई? तो ये देखिए, ये भाईजान बात ये है कि मुश्किल दौर में आपका तर्जमान ज़हीम कादरी हो और जो हुकूमत आए तो तर्जमान कोई और बन जाए। ये मैं सही बात कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? सही बात कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? तो ख्वाजा रफीक जिंदाबाद का नारा लगाओ, ख्वाजा रफीक, ख्वाजा रफीक। हाँ, साद रफीक जिंदाबाद भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जोर से ख्वाजा रफीक। तो भाईजान ज्यादा बातें मैंने कर दी। चाचा जी सही बातें कर रहा हूं ना, आपकी कसम तो नहीं ना तोड़ी मैंने? ठीक है। अब जनाब आखिर में एक छोटी सी बात यह करनी है कि ये बातें करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। एक तो हमें हाइब्रिड सिस्टम कबूल नहीं है, वो इसलिए कि भाई ये कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग के वारिस हैं आप लोग। अगर कायद-ए-आज़म आज जिंदा होते, अगर ख्वाजा रफीक साहब जिंदा होते और कोई कहे कि ये हाइब्रिड सिस्टम है और बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो ये काबिल कबूल है? नहीं। जोर से कहें नहीं। तो हमने इस पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है और आपने बनाना है, आपने बनाना है। ऐसा पाकिस्तान नहीं बनाना कि जब पिछले दौरे हुकूमत में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पीका कानून जो है वो हम पर मुसल्लत किया जाए और हम उस पीका कानून के खिलाफ बस शेर के सिर्फ नारे नहीं मारने, शेर बन के अपने हकूक भी छीनने हैं। ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जब पिछले दौरे हुकूमत में पीका को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया, तो हमने सहाफ़ियों की तंजीमों ने मुजाहरा किया पार्लियामेंट हाउस के बाहर, हमने एहतिजाजी कैंप लगा लिया। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, बिलावल साहब भी आ गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ गए। उन्होंने हमसे वादा किया कि आप बेफिक्र हो जाएं, जब हमारी हुकूमत आएगी हम ये ऑर्डिनेंस ख़त्म कर देंगे। फिर हम कोर्ट में चले गए, हमने कोर्ट से वो ऑर्डिनेंस ख़त्म करा दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन फिर जब हुकूमत आई, शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने, तो फिर वो पीका एक्ट पार्लियामेंट से मंजूर करवा के हम पर मुसल्लत कर दिया गया। और आज लाहौर प्रेस क्लब के सदर समेत पाकिस्तान के दर्जनों सहाफ़ी जो हैं वो पीका एक्ट के तहत झूठे मुकदमात में मुलव्वस हैं। और अगर आज ख्वाजा रफीक साहब जिंदा होते तो सबसे ज़्यादा आवाज़ वो इन स्याह कवानीन के खिलाफ उठाते जो कि जमहूरियत के नाम पर इस बकौल एक वजीर के हाइब्रिड रजीम ने हम पर मुसल्लत किए हैं।
तो इस हाइब्रिड रजीम में एक काम अच्छा हुआ है कि जनरल फैज हमीद का ट्रायल हो गया है, उसको सजा हो गई है, लेकिन उसके साथ और भी लोग थे जिन्होंने इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया है, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और ये मुतालबा तो नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, तो कम से कम नवाज शरीफ के इस मुतालबे को ही पूरा कर दो। आप इस मुतालबे की हिमायत करते हैं। चले, अब मैं मजीद बातें भी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है कि और भी मुकर्रीन हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।